Dear students, today we are going to learn the second poem of the new syllabus of Standard 12, Indian Weavers, written by the Nightingale of India, Sarojini Naidu. She was an important figure in the freedom struggle of India. Her poetry basically focuses on the beauty of India, its culture, customs, tradition, festival and profession. This poem, Indian Weavers, is taken from her volume, The Golden Threshold. It tells us about the talent, skill and the hard work of the handloom craftsmen of India. The poem is devoted to the weavers. The poem describes the life cycle of human being. The poet tells us about the three garments the weavers weave at three different times of the day: morning, evening and the night. These three garments of different colors symbolize three different stages of human life: childhood, adulthood and old age. Dear students, आज हम सेकंड पोएम 12वीं क्लास के नए सिलेबस की जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इंडियन वीवर्स, जिसको हिंदुस्तान की मशहूर पोएटेस सरोजनी नायडू ने लिखा था। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनका हिंदुस्तान की फ्रीडम की स्ट्रगल में एक अहम कंट्रीब्यूशन रहा है। इनकी पोएट्री में खास तौर से फोकस होता है हिंदुस्तान की खूबसूरती, यहाँ के कल्चर, यहाँ के कस्टम, यहाँ के तौर तरीके, रिवाज, फेस्टिवल्स, त्योहार और यहाँ के प्रोफेशंस के ऊपर। इंडियन वीवर्स ये इनका एक पोएट्री का कलेक्शन है, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड। एक वॉल्यूम है, इसमें से इस पोएम को लिया गया है। पोएम के अंदर पोएट बात करता है तीन अलग अलग गारमेंट्स, अलग अलग कलर के, जो कि वीवर्स दिन के अलग अलग हिस्से में वीव करते हैं। और ये तीनों गारमेंट इंसान के लाइफ के तीन स्टेजेस यानी बचपन, जवानी और ओल्ड एज को सिंबलाइज करते हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 100 and see the explanation of the poem. Indian weavers weaving at break of day. Why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a halcyon while we weave the robe of a newborn child. The poem is very short. It consists of only 3 stanzas, each stanza having 4 lines each. The first and the third lines are the action of the weavers, whereas the second line contains the question raised by the poet to the weavers. The fourth line of the stanza is the answer to this question by the weavers. छोटी सी पोएम है, सिर्फ 3 ही स्टांजास पर मुश्तमिल है और हर स्टांजा में 4 लाइंस मौजूद हैं। पहली और तीसरी लाइन, इसमें पोएट ने वीवर के एक्शन को डिस्क्राइब किया है। सेकंड लाइन में पोएट वीवर से क्वेश्चन करता है और फोर्थ लाइन में वीवर्स का आंसर है इस क्वेश्चन का। वीवर्स वीविंग, देखिए these are 2 different words. First है weavers. Weaver mean one who weave, बुनने वाला, धागे से कपड़े को बुनने वाला। Commonly we call him बुनकर या weaver. It is a noun. The second word is weaving. Weaving is action word, means it is a verb. Weavers weaving. The poet has repeated here the sound of consonant letter W. और जब poet वर्ड के स्टार्ट में कंसोनेंट लेटर के साउंड को रिपीट करता है
तो इसे कहते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड ऑफ अ कंसोनेंट लेटर इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड प्लीजिंगली। इस अंदाज में साउंड को रिपीट किया जाता है कि उससे म्यूजिक प्रोड्यूस हो, और एलिट्रेशन कंट्रीब्यूट टू द म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ द पोएम। ओके, तो मतलब पहली लाइन में पोएट ने एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया है। अब देखिए आगे फ्रेज इस्तेमाल किया है ब्रेक ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे, इसी को हम कह सकते हैं डे ब्रेक, मतलब दिन का निकलना, दिन का शुरू होना। अगर हम दिन को उसके पार्ट्स में बांटे तो फर्स्ट पार्ट ऑफ डे इज कॉल्ड दान। दिन का पहला हिस्सा दान कहलाता है। दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि ब्रेक ऑफ डे मतलब अर्ली मॉर्निंग का टाइम। ठीक है, ब्रेक ऑफ डे दिन का शुरू होना, इसको पोएट ने इम्प्लिसिटली कंपेयर किया है इंसान के लाइफ के शुरू होने को। ब्रेक ऑफ डे मतलब मॉर्निंग, दिन का फर्स्ट पार्ट ऑफ डे मॉर्निंग, और फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ चाइल्डहुड। मतलब हियर इम्प्लिसिटली द पोएट हैज मेड अ कंपैरिजन बिटवीन मॉर्निंग एंड द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। तो यहां पे पोएट ने मेटाफर का इस्तेमाल किया है। मतलब ये है कि वीवर्स आर वीविंग अर्ली इन द मॉर्निंग। व्हाट दे आर वीविंग, द पोएट टेल्स इट इन लाइन नंबर 2। A garment so gay। गारमेंट, देखिए गारमेंट के माना होते हैं ड्रेस, कपड़ा। देखिए ड्रेस के लिए पोएट ने पोएम में अलग अलग वर्ड्स इस्तेमाल किए। पहला वर्ड इस्तेमाल किया है गारमेंट। दे आर वीविंग गारमेंट अर्ली इन द मॉर्निंग। बट हाउ इज द गारमेंट, तो पोएट ने एक वर्ड इस्तेमाल किया है सो गे, यानी वेरी गे। गे मीन्स हैप्पी, बट हियर इट मीन्स चार्मिंग और अट्रैक्टिव। पोएट ने कहा है कि द वीवर्स आर वीविंग ए वेरी अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग गारमेंट अर्ली इन द मॉर्निंग। ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्सियन वाइल्ड। पोएट ने कहा है कि द कलर ऑफ द गारमेंट इज ब्लू। द गारमेंट इज कंपेयर्ड विद द ब्यूटीफुल, colorful and bright wing of a halcyon. Halcyon, a kind of bird, commonly it is known as kingfisher, the wings of which are bright and colorful. Halcyon kingfisher को कहते हैं, और kingfisher के जो विंग होते हैं वो बहुत ब्राइट, चमकदार और रंगीले, कलरफुल होते हैं। पोएट ने वीवर्स के गारमेंट को किंगफिशर के खूबसूरत कलरफुल विंग से कंपेयर किया है, और कंपैरिजन के लिए यहां पे वर्ड इस्तेमाल किया है एज। ब्लू एज द विंग्स ऑफ अ हेल्सियन वाइल्ड। एज वर्ड ऑफ कंपैरिजन है, मतलब यहां पे टू थिंग्स का कंपैरिजन है और वर्ड ऑफ कंपैरिजन का इस्तेमाल किया है। ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं सिमिली। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर compared and the words of comparison are also used। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लाइन नंबर 3 में पोएट ने सिमिली का इस्तेमाल किया है। सेकंड लाइन में पोएट ने क्वेश्चन किया है, why do you weave garments so gay? The weavers are weaving a very attractive and colorful garment. The poet asks the weavers why they are weaving so attractive and charming garment। फोर्थ लाइन में वीवर्स ने आंसर दिया है कि वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। अब देखिए यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया है रोब। रोब यानी ड्रेस, पहले गारमेंट इस्तेमाल किया, अब रोब इस्तेमाल किया है। तो द वीवर्स आंसर्स दैट दे आर वीविंग द चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव रोब फॉर अ न्यूली बॉर्न बेबी। पहले स्टैंजा में पोएट ने ब्लू ये वर्ड इस्तेमाल किया, गारमेंट को ब्लू कहा है। ब्लू इंडिकेट समथिंग ब्यूटीफुल, प्रीशियस एंड ट्रूथफुल। दूसरा ये क्या वर्ड इस्तेमाल किया है गे, हमने पहले देखे इसके मीनिंग चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव। तीसरा ये कि गारमेंट को कंपेयर किया है
किंगफिशर की विंग्स है ब्राइट एंड कलरफुल। मतलब फर्स्ट स्टैंजा रिफर कर रहा है फर्स्ट स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ, दैट इज चाइल्डहुड। मतलब ये है कि चाइल्डहुड को पोएट ने कहा है कि चाइल्डहुड इज चार्मिंग, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, प्रीशियस, ट्रूथफुल, ब्राइट एंड कलरफुल। फर्स्ट स्टेज को कहा कि ये कलरफुल है, ब्राइट है, अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है, कीमती है, वगैरह वगैरह। अब देखिए फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन, उसका लास्ट वर्ड है डे और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है गे। डे राइम्स विथ गे, डे राइम्स विथ गे। अगर हम इसकी राइम स्कीम देखें क्या है करके फर्स्ट स्टैंजा की, तो फर्स्ट लाइन का जो एंडिंग साउंड है वो है डे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से। सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है गे, सेम साउंड पर एंड हो रही है दोनों भी लाइंस, इसलिए इसको भी हमने ए से रिप्रेजेंट किए। मतलब ये डे और गे ये राइमिंग वर्ड्स हो गए। तीसरी लाइन का लास्ट वर्ड देखिए वाइल्ड, और लास्ट लाइन का आखिरी वर्ड है चाइल्ड। वाइल्ड राइम्स विथ चाइल्ड, तो थर्ड लाइन को हमने बी से रिप्रेजेंट किए, सेम साउंड है थर्ड और फोर्थ लाइन का, इसलिए इसको भी हमने रिप्रेजेंट किए बी से। तो ये ए बी बी, ये हो गई फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम। मतलब इसका ये है द फर्स्ट लाइन rhymes with the second and the third and fourth lines are rhymes with each other. ओके, तो यहाँ पे पहली स्टैंजा में दो राइमिंग पेयर्स हो गए। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा में the time is early morning, the weavers are weaving a very attractive and colorful garment. It is compared with the colorful wing of kingfisher. The poet asks the weavers a question why they are weaving so attractive garment. The weaver informs him that they are weaving it for the newly born baby. Okay. Second stanza की तरफ बढ़ते हैं। Weavers weaving at fall of night. देखिए सेम वर्ड्स से सेकंड स्टैंजा की भी स्टार्ट है, वीवर्स वीविंग। मतलब यहाँ पे अगेन सेकंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में भी पोएट ने एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया है, यूज किया है, लेकिन यहाँ पे फ्रेज चेंज हो गया है। यहाँ पे एट फॉल ऑफ नाइट, फॉल ऑफ नाइट इट इज अ फ्रेज, इट इज इंडिकेटिंग टू इवनिंग। देखिए सेकंड स्टैंजा में टाइम कौन सा है, इवनिंग है। The weavers are weaving. What are the weavers weaving? A garment so bright. The weavers are weaving a garment which is very bright. और कैसा गारमेंट है? Like the plumes of a peacock, purple and green. अब यहाँ पे पोएट ने तीसरी लाइन में एक वर्ड इस्तेमाल किया है like. Like ये भी एस की तरह से वर्ड ऑफ कंपैरिजन है। पोएट ने कहा है कि खूबसूरत, चमकदार, रोशन गारमेंट वीवर्स वीव कर रहे हैं इवनिंग के वक्त में भी। पोएट ने उस गारमेंट को कंपेयर किया है प्लूम्स ऑफ पीकॉक से। प्लूम्स मींस फीदर, पर, विंग। अब पीकॉक के विंग्स कैसे? पर्पल एंड ग्रीन कलर के। अब देखिए यहाँ पे पर्पल जो कलर है ये इंडिकेट करता है, सिंबलाइज करता है, इसके अंदर कंबाइन करता है। पर्पल कंबाइंस द स्टेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड द फायर्स एनर्जी ऑफ रेड। पर्पल रंग के अंदर ब्लू कलर की इस्तिकामत, स्टेबिलिटी, और रेड कलर की फायर्स एनर्जी, ताकत मौजूद है। मतलब पर्पल कलर इंडिकेट करता है स्टेबिलिटी को और एनर्जी को। फॉल ऑफ नाइट यानी इवनिंग, ये इंडिकेट कर रहा है सेकंड स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, अडल्टहुड, यूथ, नौजवानी को। मतलब अडल्टहुड कैसा होता है? स्टेबिलिटी होती है, इसमें एनर्जी होती है, और ये किस चीज से इंडिकेट कर रहा है कि वो जो गारमेंट है वो कैसा है? पर्पल है। पोएट ने यहाँ पे
गारमेंट को कंपेयर किया है मोर के पंख से। अच्छा, सेकंड एक कलर है मोर के पंख में, वो है ग्रीन। ग्रीन कलर इंडिकेट करता है हैप्पीनेस को, प्रॉस्पेरिटी को और विक्ट्री को, खुशहाली को, खुशियों को और जीत को। Like the plumes of a peacock, purple and green. Poet वीवर से पूछता है कि why do you weave a garment so bright? क्या आप इतना खूबसूरत कलरफुल गारमेंट इवनिंग के वक्त में क्यों बुन रहे हैं? तो वीवर answers him that we weave the marriage veils of a queen. वेल कहते हैं एक किस्म का ये भी गारमेंट है, a piece of soft material used by women to conceal the face. फेस को ढकने के लिए विमेन के जरिए इस्तेमाल किया जाने वाला गारमेंट। जब हम इसको आम मोड में अगर देखें तो दुल्हन का जो घूंघट होता है जिससे उसका फेस कंसील हो जाता है, हाइड हो जाता है, उसे कहते हैं वेल। तो व्यूअर्स ने कहा अब कि ये कपड़ा बुन रहे हैं पर्पल और ग्रीन कलर का, काहे के लिए? ताकि क्वीन के मैरिज के वक्त में वो उसे घूंघट के तौर पे इस्तेमाल कर सके। अब देखिए यहां पे मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन, मैरिज, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, ये सब इंडिकेट कर रहा है कि इंसान की लाइफ का जो सेकंड स्टेज है वो कैसे होता है। इसमें स्टेबिलिटी होती है, एनर्जी होती है, और पर्पल कलर और इंडिकेट करता है लग्जरी को, आराम, आसाइश, एम्बिशन होती है, वेल्थ, इंडिपेंडेंस, पावर, प्रॉस्पेरिटी वगैरह वगैरह। तो हम कह सकते हैं कि इन द सेकंड स्टैंजा द टाइम इज दैट ऑफ द इवनिंग, द वीवर्स आर वीविंग द गारमेंट ऑफ पर्पल एंड ग्रीन कलर लाइक द विंग ऑफ अ पीकॉक। The poet asks them why they are weaving so attractive garment in the evening. The weavers answer him that they are weaving the garment for the veil which the queen will wear on the occasion of her marriage. Now let's move towards stanza number 3. Weavers weaving, solemn and still. अब देखिए स्टार्टिंग वर्ड्स वही है, weavers weaving, अगेन यहां पे अलिट्रेशन का इस्तेमाल है, लेकिन यहां पे थर्ड स्टांजा की फर्स्ट लाइन में अनलाइक द फर्स्ट एंड सेकंड स्टांजा द पोएट डिड नॉट मेंशन द टाइम। तीसरे स्टांजा की फर्स्ट लाइन में पोएट ने वीविंग के टाइम को मेंशन नहीं किया है, बल्कि ही हैज डिस्क्राइब्ड द वीवर्स, हाउ द वीवर्स आर when they are weaving the garment this time. तो कैसे weavers? The weavers are solemn and still. Solemn means serious. अगर हम दोनों ये जो solemn और still है ये दोनों का अलग अलग करें तो solemn means something serious और still means silent। लेकिन यहाँ पे तो collectively इस्तेमाल हुए हैं और यहाँ पे इसका माना है sorrowful and grief. Solemn and still means sorrowful and grief. गमगीन, sad, gloomy. The weavers in the third stanza are sorrowful. They are sad. Why? What do you weave in the moonlight chill? Second line में poet ने time दिया है, moonlight chill. Moonlight indicating darkness. चांद की रोशनी है, अंधेरे को इंडिकेट कर, मूनलाइट इंडिकेट कर रहा है अंधेरे को, और चिल इंडिकेट कर रहा है डेड ऑफ नाइट को। चिल इंडिकेट कर रहा है डेड ऑफ नाइट को, मतलब द टाइम इन द लास्ट स्टैंजा इज दैट ऑफ नाइट। तीसरे स्टैंजा में जो टाइम है वो कौन सा है? नाइट का है। द वीवर्स आर वीविंग बट दे आर वेरी सैड, दे आर वेरी सॉरोफुल। White as a feather and white as a cloud. पोएट ने यहाँ कहा है कि this time they are weaving the garment which is white in color. It is as white as the wings of a bird and as white as the cloud. यहाँ पे भी as का वर्ड इस्तेमाल किया पोएट ने। as इस्तेमाल किया था कंपैरिजन के लिए,
as white as wings, as white as cloud, मतलब यहाँ पे भी पोएट ने सिमिली का इस्तेमाल किया है। गारमेंट को कंपेयर किया है क्लाउड से, गारमेंट को कंपेयर किया है सफेद परिंदों के पर से। The poet asks the weavers why they are weaving the garment at the night which is as white as the cloud and feather of birds. The weavers answer the poet that they are weaving a garment that will be used as a shroud for the funeral of a dead person. Shroud के माना होते हैं कफन, cloth put on the dead body। और कफन का जो कलर होता है वो होता है व्हाइट, और वैसे भी व्हाइट कलर अलग अलग चीजों को इंडिकेट करता है। उसमें से एक चीज है डेथ को, व्हाइट सजेस्ट डेथ। ठीक है, तो इस तरह से पोएट ने तीसरे स्टांजा में कहा है कि द लास्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज लाइक द नाइट, द वीवर्स आर वीविंग ए व्हाइट गारमेंट व्हिच विल बी यूज्ड एज ए श्राउड। तो इंसान की जिंदगी के तीनों स्टेजेस को पोएट ने तीनों पूरी पोएम के अंदर डिस्क्राइब किया है। लेट्स सी द समरी ऑफ दिस पोएम। फर्स्ट स्टांजा, डेब्रेक इंडिकेट कर रहा है मॉर्निंग को। यहाँ पे जो गारमेंट है या वीवर्स जो काम कर रहे हैं तो वो गारमेंट को बुन रहे हैं। गारमेंट का कलर है ब्लू कलर, जो कि प्रॉस्पेरिटी, एंजॉयमेंट, स्टेबिलिटी वगैरह वगैरह को इंडिकेट कर रहा है। और ये अर्ली मॉर्निंग का ब्लू कलर का गारमेंट सिंबलाइज कर रहा है चाइल्डहुड को। सेकंड स्टैंजा में फॉल ऑफ नाइट, ये इंडिकेट कर रहा है इवनिंग को, सेकंड स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ। यहाँ पे वीवर्स पर्पल और ग्रीन कलर के गारमेंट को वीव कर रहे हैं। पोएट ने उसे पीकॉक से कंपेयर किया है, और ये पर्पल कलर का गारमेंट और इवनिंग सिंबलाइज कर रहे हैं इंसान की लाइफ के सेकंड स्टेज एडल्टहुड को। तीसरे स्टैंजा में मूनलाइट चिल इंडिकेट कर रहा है नाइट को। नाइट के वक्त में वीवर्स व्हाइट कलर के गारमेंट को वीव कर रहे हैं। पोएट ने उसे क्लाउड और विंग से कंपेयर किया है, और ये इंडिकेट कर रहे हैं ओल्ड एज को। व्हाइट कलर आल्सो इंडिकेट डेथ। तो ये था डिटेल एक्सप्लेनेशन सेकंड पोएम का। इसके बाद के वीडियो में हम इसकी एक्टिविटी देखेंगे। ओके, थैंक यू।